नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले की गहराई में उतर रहे हैं। यह है केरल शिक्षा विधेयक 1957 पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय। ये राय मांगी थी राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत। हमारा आधार है सुप्रीम कोर्ट का वो 1958 का ऐतिहासिक फैसला। इसमें सवाल ये था कि केरल सरकार जो एक नया शिक्षा कानून लाना चाह रही थी, कहीं उसके कुछ हिस्से संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहे, खासकर अल्पसंख्यकों के अपने स्कूल चलाने का अधिकार यानी अनुच्छेद 30(1) और बराबरी के अधिकार अनुच्छेद 14 के लिहाज से। ये बिल असल में केरल में स्कूलों को रेगुलेट करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, और हाँ, इस पर काफी हंगामा भी हुआ था उस वक्त। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे। पहली बात तो ये कि ये मामला थोड़ा आप कह सकते हैं असामान्य था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट को एक बिल पर राय देनी थी, एक प्रस्तावित कानून पर, ना कि किसी पास हो चुके कानून पर। सही कहा। और आमतौर पर कोर्ट ऐसे काल्पनिक सवालों पर राय देने से थोड़ा हिचकता है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 143(1) कोर्ट को ये विवेक देता है कि वो राय दे या न दे, जबकि 143(2) के तहत अगर सवाल पूछा जाए तो राय देना अनिवार्य हो जाता है। अच्छा। पर यहाँ मामला इतना महत्वपूर्ण था, सार्वजनिक महत्व का था, कि कोर्ट ने राय देना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ जो मुख्य टकराव था वो किन चीजों के बीच था? देखिए, टकराव था एक तरफ राज्य की जिम्मेदारी कि वो सबको शिक्षा दे, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जैसा अनुच्छेद 45 में है, और उसके लिए नियम बनाए। ठीक है। और दूसरी तरफ थे लोगों के मौलिक अधिकार, खासकर पर अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी, और अनुच्छेद 30(1) जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल खोलने और चलाने का हक देता है। और बिल में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी? उसमें कुछ चीजें थीं जो काफी विवादास्पद, जैसे एक था खंड 3(5) जो कहता था कि जो भी नए स्कूल खुलेंगे उन्हें इस कानून के सारे नियम मानने होंगे। फिर मैनेजमेंट कैसे चलेगा, टीचरों की नियुक्ति कैसे होगी, उन्हें निकाला कैसे जाएगा, इस पर बड़े सख्त नियम थे खंड 7, 10, 11, 12 में। अच्छा। यहाँ तक कि फीस कैसे ली जाएगी, संपत्ति का ट्रांसफर कैसे होगा, इस पर भी सरकार का कंट्रोल था खंड 8, 3, 20, 6 वगैरह। और स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले सकती थी, ऐसा भी कुछ था? हाँ बिल्कुल। खंड 14 और 15 सरकार को ये ताकत देते थे कि वो स्कूलों का मैनेजमेंट संभाल ले या उनका अधिग्रहणी कर लें। बाप रे। और एक और था खंड 33 जो अदालतों को सरकार के खिलाफ कोई अंतरिम रोक यानी इंटरिम इंजंक्शन जारी करने से रोकता था। हो, तो ये तो काफी गंभीर बातें थी जी। तो फिर राष्ट्रपति ने कोर्ट से क्या मुख्य सवाल पूछे थे? सीधे मुख्य सवाल यही थे। पहला, कि क्या ये जो नए स्कूलों पर सारे नियम लागू करने वाला खंड है 3(5) और जो स्कूल छीन लेने वाला खंड है 15, क्या ये अनुच्छेद 14 यानी बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करते? ठीक। 3, और टीचरों और मैनेजमेंट से जुड़े खंड 9 से 13, क्या ये अनुच्छेद 30(1) यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन करते हैं? और तीसरा, क्या वो जो अदालतों को रोकने वाला खंड 33 है वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियों का हनन करता है? तो कोर्ट के जवाब क्या रहे इन सवालों पर? पहले अनुच्छेद 14 वाला लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद 14 पर कोर्ट का जवाब था नहीं, उल्लंघन नहीं है। जी। कोर्ट ने कहा कि ये खंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते। उनका तर्क था कि विधेयक में एक नीति बताई गई है, शिक्षा का बेहतर संगठन करना, और ये सरकार को विवेकाधिकार देता है, पर वो अनियंत्रित नहीं है। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भेदभाव करती है तो सरकार की उस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ खंड बना देने से वो असंवैधानिक नहीं हो जाता। समझ गया। कानून अपने आप में ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल रोका जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 30(1) पर, अल्पसंख्यकों के अधिकार। इस पे क्या कहा कोर्ट ने? ये तो सीधा टकराव लग रहा था। हाँ, यहाँ जवाब थोड़ा मिला जुला था। कोर्ट ने पहले तो ये साफ किया कि अल्पसंख्यक कौन है, ये राज्य की आबादी के हिसाब से तय होगा। केरल के संदर्भ में ईसाई, मुस्लिम और एंग्लो इंडियन अल्पसंख्यक माने गए। ठीक है। और ये अधिकार अनुच्छेद 30(1) संविधान बनने से पहले जो स्कूल थे और जो बाद में बने, दोनों पर लागू होता है। प्रशासन के अधिकार में अपनी पसंद से चुनने का अधिकार भी शामिल है। हाँ, कुछ वाजिब सीमाओं के अंदर। वाजिब सीमाएं
मतलब रेगुलेशंस? हाँ, रेगुलेशन। कोर्ट ने कहा कि सरकार नियामक उपाय कर सकती है, जैसे शिक्षा का स्टैंडर्ड तय करना, टीचरों की योग्यता तय करना, ये सब ठीक है। लेकिन ये रेगुलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रशासन करने का अधिकार ही छीन ले, उसे नष्ट कर दे। एक संतुलन बनाना होगा। तो फिर वो जो मैनेजमेंट और टीचरों वाले कड़े नियम थे, खंड 9 से 13, फीस वाला 8(3), उनका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि ये नियम सामान्य तौर पर नियामक यानी रेगुलेटरी माने जा सकते हैं। अगर कोई अल्पसंख्यक स्कूल सरकार से सहायता या मान्यता लेना चाहता है तो उस पर ये शर्तें लगाना स्वीकार्य है। भले ही वो सख्त हों। हाँ, कोर्ट ने माना कि ये नियम टीचरों की सुरक्षा और पिछड़े वर्गों के हित में हो सकते हैं, तो सहायता या मान्यता की शर्त के तौर पर ठीक है। पर वो जो स्कूल छीनने वाले नियम थे, खंड 14 और 15, हाँ, उन पर कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेशन से कहीं आगे जाते हैं। ये तो अधिकार को खत्म करने जैसा है। अगर इन्हें सहायता या मान्यता की शर्त बनाकर थोपा जाए तो ये अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अहम फर्क है। बिल्कुल। एक और बात थी एंग्लो इंडियन स्कूलों की। हाँ, उनके लिए क्या अलग था? उन्हें अनुच्छेद 337 के तहत विशेष ग्रांट मिलती थी। कोर्ट ने कहा कि उन स्कूलों पर आप इनमें से कोई भी नई शर्त, जैसे वो टीचर भर्ती या फीस वाले नियम 8(3)(9)(13) नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी ग्रांट का अधिकार संवैधानिक था, जिस पर केवल संविधान में लिखी शर्तें ही लागू होंगी। समझ गया। और वो फीस न लेने वाला नियम? खंड 20 जो प्राइमरी क्लास में फीस लेने से रोकता था, उसे कोर्ट ने उन मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन माना, जो सरकार से सहायता नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि बिना फीस के शायद वो स्कूल चल ही ना पाए, तो उनका स्कूल चलाने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। ये अव्यवहार्य बना देगा उन्हें। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हालांकि आपने बताया था कि एक जज सहमत नहीं थे। हाँ, जस्टिस वेंकटरमा अय्यर की असहमति थी इस बिंदु पर। उनका मानना था कि मान्यता लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो सरकार शर्त लगा सकती है। दिलचस्प। और आखिरी सवाल, वो जो अदालतों को रोकने वाला खंड 33 था, उस पर कोर्ट ने साफ कहा, नहीं, राज्य का कोई कानून अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की संवैधानिक शक्ति को खत्म नहीं कर सकता। वो शक्ति संविधान से मिली है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। बिल्कुल। राज्य का शिक्षा देने का कर्तव्य, हाँ, और अल्पसंख्यकों के अपने संस्थान चलाने के अधिकार, इनके बीच में। बिल्कुल। इसे ही सामंजस्यपूर्ण निर्माण या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कोशिश ये होती है कि संविधान के अलग अलग हिस्सों को ऐसे समझा जाए कि सब अपनी जगह बने रहें। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि कोर्ट ने कैसे राज्य की रेगुलेट करने की शक्ति, अल्पसंख्यक अधिकारों और अपनी सलाहकार भूमिका के इस जटिल जाल को सुलझाया। हाँ, एक बारीक रेखा खींची कि कहाँ तक नियम उचित रेगुलेशन है और कहाँ वो अधिकार को खत्म करने लगते हैं। सही कहा। और ये संतुलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार करने लायक बात निकलती है कि 1958 में कोर्ट ने जिस महीन रेखा को खींचने की कोशिश की थी, मतलब जरूरी रेगुलेशन और अल्पसंख्यक अधिकारों में दखलंदाजी के बीच की रेखा, वो आज कहाँ खड़ी है? अच्छा सवाल है। क्या इतने सालों में ये संतुलन बदला है? और क्या वो नियम जिन्हें 1958 में उचित माना गया था, आज की परिस्थितियों में भी उतने ही उचित माने जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।